डोनाल्ड ट्रंप 99 इलेक्टोरल वोट्स पर आगे चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि रिपब्लिकन मेंबर जो हैं देव कार्लेकर साहब खुद ही कह रहे हैं कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। ये बहुत शुरुआती रुझान है। इंडियाना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप 99 इलेक्टोरल वोट्स पर कुल आगे चल रहे हैं और 27 इलेक्टोरल वोट्स पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की ताजा स्थिति। बिल्कुल, वेंकटेश हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। वेंकटेश, हम देख रहे हैं 99 वर्सेस 27, ये अर्ली ट्रेंड है, 99 और 27, कमला 27 और ट्रंप 99। और क्या अपडेट मिल रहा है शुरुआती रुझानों को लेकर, काउंटिंग को लेकर? वेंकटेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरे लिए बिल्कुल वेंकटेश, आपसे ही सवाल था, क्या अपडेट देना चाहेंगे आप दर्शकों को? ओके, मेरा नाम वेंकट था, इसलिए वैसे तो अभी यहाँ पे टेक्सास में वॉच पार्टी शुरू हो गई। अभी रिपब्लिकन पार्टी का वॉच पार्टी आप देख सकते हैं पीछे, बहुत सारे रिपब्लिकन इधर जुड़े हुए हैं और यहाँ पे वॉच पार्टी का जो रिजल्ट्स का सिलसिला चल रहा है, आपको देख सकते हैं। 2 स्क्रीन है यहाँ पे, 2 स्क्रीन पे अभी बड़ा स्क्रीन पे वो ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ना, पूरा इलेक्शन का रिजल्ट रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर सब यहाँ पे देख सकते हैं। अब पोलिंग काउंटी से यहाँ पे जो कांग्रेसमैन है या सेनेटर्स जो खड़े हुए इलेक्शंस पे, वो लोग यहाँ पे होंगे और यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम भी डिजाइन किया हुआ है, विक्ट्री पार्टी भी डिजाइन किया हुआ है। और अभी ऐसा नतीजा चल रहा है कि रिपब्लिकन्स का आगे बढ़ रहा है। अभी ये लोग बहुत बड़े जोश में हैं और यहाँ पे जश्न भी होने वाला है। और डैलस में और टेक्सास में, वैसे तो अभी आपको सबको पता है टेक्सास ऑलवेज रेड स्टेट रहा और ये कुछ नई बात नहीं होंगे इस बार, ऐसे सोचते हैं सब लोग। जी, तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां से भी रिपब्लिकन्स के लिए ही खुशखबरी कही जा सकती है फिलहाल शुरुआती रुझानों में। संजय भारद्वाज जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो आप एक डिबेट कर रहे थे डेमोक्रेसी को लेके, यहाँ पे जो एक तो होता है प्रोसीजरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एक होता है सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी। जहाँ तक प्रोसीजरल पार्ट की बात है, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, अमेरिका में भी ये बात आ रही है कि साहब जो इलेक्ट्रल प्रोसेस बहुत फेयर नहीं है, बोगस वोटिंग हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। ये देखिए, एक तो मोटे तौर पे अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में जो आता है, तो ज़्यादातर दुनिया के देश डेमोक्रेसी क्रिटिक वैल्यूज़ में रिसीड कर रहे हैं। वो अमेरिका भी है, वो जापान भी है, वो बहुत सारे कंट्रीज उसमें आते हैं और डेमोक्रेसी का अलग अलग लोग दम भरते हैं। चीन भी कहता है कि हम भी डेमोक्रेसी हैं, हमारे अपने तरीके की डेमोक्रेसी थी, कई तरीके से कंटेस्टेड है। इसका जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, वो अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है और बाकी देशों में, कि हमने क्या है वैल्यूज और गोल को डाइकोटोमाइज कर दिया और हमने कहा कि नहीं, हमको गोल चाहिए, लक्ष्य चाहिए, हमको अचीवमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शनिस्ट चाहिए, हम वैल्यूज की बात ही नहीं करते हैं। और जो चुनाव लड़ा जा रहा है अमेरिका में, वो वैल्यूज और गोल के माध्यम से लड़ा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन जो ट्रंप लड़ रहा है वो गोल्स की बात कर रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं, हार्ड इश्यूज हैं, वो सिक्योरिटी है, वो माइग्रेशन है, वो इकोनॉमी है, वो फॉरेन अफेयर्स है, वो अबॉर्शन, ये जो कोर हार्ड इश्यूज है, उसकी वजह से जनता जो अमेरिका, नहीं, मैं एक पॉइंट जो जोड़ना चाह रहा हूं कि उसकी वजह से अमेरिका की जनता ट्रंप की तरफ झुक रही है। मैं इसी सवाल पे आ रहा था, आप ही के सवाल पे, कि भाई एक तो वैल्यू और दूसरा डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी के एक वैल्यूज की बात हो रही है, एक आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या समय के साथ दोनों इवॉल्व नहीं हो रहे हैं अमेरिका में, या फिर नीचे जा रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उससे लग रहा है कि दोनों नीचे जा रहे हैं। सिस्टम का फ्लॉ हमने देख लिया और आप वैल्यू की बात बता ही रहे हैं। नहीं, निश्चित, देखिए नीचे तो नीचे ही जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, लोग किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लोग गोल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और ट्रंप उस गोल को उसको बुना रहे हैं। वो सत्ता में आने के लिए इन हार्ड कोर जो इश्यूज हैं उनके माध्यम से जनता को, लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे फाइनली जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसी को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं कि वैल्यूज नीचे जा रहे हैं, कि देश किधर जा रहा है, नैरो नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है लोग। और नैरो नेशनलिज्म में एक रेस की बात होती है, एक अमेरिकन की बात होती है,
तो बाकी दुनिया का क्या होगा, बाकी लोग जो वहां पे रुके वो क्या होगा, उसका एडवर्स इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। तो लोग क्या है कि अभी शॉर्ट टर्म गेन की तरफ देख रहे हैं कि हमको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, अच्छा सर, आप इससे कितना अग्री करते हैं? अमेरिका वो देश जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीजों का प्रमोटर, एडवोकेटर रहा है, और वो किस रास्ते पे जा रहा है, जैसा ही कह रहे हैं भारद्वाज सर की प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? और इसका असर क्या चुनाव पे, उसके इश्यूज पे, वोटिंग पैटर्न पे दिख रहा है आपको? मुझसे पूछा? जी जी। हाँ, नहीं, डेफिनेटली देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रोटेक्शनिज्म और नेशनलिज्म के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जिसका मतलब एक सीधा सीधा अगर छोटे शब्दों में बोला जाए तो अमेरिका इनवर्ड लुकिंग मान के चलिए आप। और वो जो दूसरी उनकी अप्रोच ये है कि जैसे पिछली बार उन्होंने कहा कि नेटो मेंबर से ये कहा कि वाई शुड अमेरिका, आपकी सुरक्षा के लिए अमेरिका क्यों खर्चा करे, आप भी नेटो में अपनी जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करिए। देखिए, इस पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर आप दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब में हाथ डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक सर्टन एडजस्टमेंट्स, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, या फिर एक आम देश की तरह आप बन जाइए, अमेरिका फर्स्ट कहिए और सिर्फ अमेरिका ही रहिए। फिर ये नहीं कहिए कि मैं एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाऊंगा और उस वर्ल्ड का जो लीडर है वो अमेरिका होगा। ये एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब वो वोटर को इस बात से असर होता है या नहीं होता, ये एक अलग बात है। वोटर के बारे में मैंने पहले भी कहा कि नॉर्मली, थियोरेटिकली, साइकोलॉजिकली वोटर को वो चीज़ें ही इफेक्ट करती होंगी या करनी चाहिए जिसका सीधा सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़े। लेकिन हमने भारत में भी देखा, ये सब मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सब चीज़ें मुद्दे उठते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ दूसरे एक्सट्रेनियस इश्यूज होते हैं जो माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और वोटर उस तरफ चला जाता है। राष्ट्रवाद की बात करी, अमेरिका का राष्ट्रवाद जो है वो भारत के राष्ट्रवाद से भी अलग है। भारत के राष्ट्रवाद को बहुत से लोग अक्सर आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक टर्म यूज करते हैं। हाँ, वो उससे जोड़ देते हैं कि हमारे राष्ट्रवादी जो हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। वहाँ का राष्ट्रवाद जो है वो मोस्टली जो है एंटी ग्लोबलाइजेशन, जो नेशनल इंटरनेशनल फिनोमिना है, एंटी ग्लोबलाइजेशन है, या फिर ये कि अमेरिका अपना देखे, बाकी जो उसके अलाइज हैं वो भी अपना उसमें कंट्रीब्यूट करे, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वापस लाया जाए। तो वो ज़्यादा क्या सर ये इस चीज़ का भी इम्पैक्ट है कि दुनिया में ग्लोबल पावर्स बढ़ रहे हैं, जैसे भारत या चाइना जैसे देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, उसका भी एक असर है कि एक तरीके से वो रेस जो है एक तरफा थी, उसमें अब थोड़ा फर्क आ गया, उसका भी कोई इम्पैक्ट है? नहीं, देखिए, इस पे आपको इस तरीके से देखिए कि जब चाइना बड़ा है तो उसको बढ़ावा दिया किसने है? ये अमेरिका ने अब रियलाइज़ किया, खास तौर से कोविड के टाइम में, कि चाइना पे जो डिपेंडेंस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है सप्लाई चेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस समय नैरो गेन्स देखे गए थे कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में की जाए तो सस्ती पड़ेगी, और जब बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ रहा है, कितना बुरा असर पड़ रहा है, और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में सप्लाई चेन्स पे उसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है, हमने खुद रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि ठीक है, हम यहाँ भारत में अपने आप को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दुनिया की ग्लोबल फार्मेसी बताते तो ज़रूर है, लेकिन इंटरमीडिएट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं। हमारी खुद की स्मॉल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी हद तक ख़राब हुई, बिजली के बल्ब, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सब तक तो चाइना से आने लगा जी। तो जब ये चीज़ की जब रियलाइजेशन हुई कि 25-30 साल का जो हमारा हनीमून था, हमारा भी और अमेरिका ने तो शुरुआत करी थी इसकी, तो इन जब चीज़ों की रियलाइजेशन हुई कि ये बैकफायर कर रहा है, तो उस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। अब आप उसे नेशनलिज्म कह दीजिए या करेक्शन ऑफ द जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने की बात कहिए, आप कोई भी लेवल इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही है कि अमेरिका ने, जापान ने, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने सिर्फ इस शॉर्ट टर्म गेन के लिए कि आप सस्ते में बनवा लीजिए, अपने नाम का लेबल लगाइए, उसे बेचिए, दुनिया भर में
अपना अमेरिकन लेवल रहेगा, लेकिन बनेगी कहीं और से, सस्ते में पड़ेगी। बिल्कुल। अचल जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, दीपक वोरा साहब भी उस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का जिक्र हुआ, अमेरिकी राष्ट्रवाद, ये कितना बड़ा मुद्दा रहा, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध इस वक्त चल रहे हैं, अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है इन जंगों में, वो कितना इफेक्ट डाल रहा है, और दोनों ही नेताओं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो अभी तक सामने आई हैं कैंपेनिंग के दौरान, उनका कितना असर पड़ा, ये मुद्दा कितना बड़ा बनता हुआ दिखा वोरा साहब आपके हिसाब से? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका उभर के आया, बिकेम अ सुपर पावर। फिर 70 साल के अंदर सोवियत संघ टूट गया, तो वो सोल सुपर पावर कहते थे। यूनिपोलर वर्ल्ड बनी, फिर बाइपोलर थी, फिर यूनिपोलर बनी, मल्टीपोलर बनी, नॉन पोलर बनी, बहुत सी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अमेरिकन को ये याद है कि हम बहुत सालों तक हम नंबर 1 थे दुनिया में, और अब जब देखते हैं कि वो मेरे हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता। एक इसमें चीज़ है, अगर मैं अमेरिकन होता सर, आज अगर मुझे वोट करना होता, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजैक्शनल है ये, उसकी 40 साल पहले किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ द डील, हर चीज़ उसके लिए एक डील है। मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है, क्या करता है। और जो मैडम कमला हैं, वो कहते हैं हर फेवरेट पेयर ऑफ शूज इज फ्लिप फ्लॉप्स, वो जो पहनते हैं बीच के ऊपर, एक दिन फ्लिप करती है, अगले दिन फ्लॉप करती है। आई डोंट नो व्हाट शी स्टैंड्स फॉर, वो अपना इरादा हमेशा बदलती रहती है। सो अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो शायद मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करूंगा। आई नो व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, ही लव्स अमेरिका, ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कमला का नहीं मानता। आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड में एक तरह की क्लैरिटी देखते हैं जो कमला हैरिस में नजर नहीं आती, आप ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाजों में अगर कहूं? 100% टोटल क्लैरिटी। मैं जानता हूं कौन है वो, कहां से आता है, क्या चाहता है।